तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा इसी चैप्टर का तीसरा टॉपिक है फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन या एंजाइमेटिक एक्टिविटी। किस तरह यानी जब एंजाइम काम करता है तो फिर किस तरह एंजाइम की एक्शन को मुतासिर किया जाता है, वो कौन कौन से फैक्टर है। तो जी आपके सामने मैंने टेम्परेचर, पीएच, concentration of substrate, concentration of enzyme, cofactor, coenzyme और रेस शॉय। तो जी सबसे पहला टेम्परेचर है। आपको एक बात मैं बताऊं कि टेम्परेचर एक यूनिक इकोलॉजिकल फैक्टर है। ऑलमोस्ट जितनी भी प्रोसेस है बायोलॉजी में इन सब इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी या एंजाइम एक्शन के हवाले से टेम्परेचर का किरदार यूनिक है। टेम्परेचर का सादा अंदाज में जब हम डिफिनीशन करते हैं तो डिग्री ऑफ हार्डनेस और कूलनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, या द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो जी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइमेटिक एक्टिविटी का। यानी जितने ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सिलसिला जारी रही तो फिर ठीक है। अगर ऊपर इससे यानी 40, 45 ये डिग्री जब टेम्परेचर हो तो फिर इस पर एंजाइमेटिक एक्शन क्या हो जाता है, मुतासिर हो जाता है। क्लियर ये बात। यानी मतलब यह है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन अनवांट फिर एंजाइम एक्शन डिक्रीज होगा। पीएच, इसका पीएच क्या है, 8 और 9 के दरमियान हो। आपको पता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये एक स्केल है जिसमें 6 तक क्या है, एसिड, ये न्यूट्रल है, ठीक है, यानी जो वाटर और साल्ट, सही है। और 8 से लेकर 14 तक क्या है, बेस है। इसको हम पीएच स्केल कहते हैं। सोरोनसन ने 1901 में इसको डिस्कवर किया था। तो दी पावर ऑफ हाइड्रोजन, एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पर एंजाइम एक्शन मैक्सिमम हो। इसी तरह ऑप्टिमम पीएच एंजाइम के लिए क्या है, 8 और 9 का। अगर किसी सबस्ट्रेट का पीएच 8 और 9 के दरमियान है तो इसमें एंजाइम एक्शन बेस्ट होगी। इसके अलावा अगर 8 और 9 से कम हो यानी मतलब एसिड हो फिर भी एंजाइम एक्टिविटी मुतासिर होगी। और 10, 11, 12, 13, 14 अगर बेसिक हो फिर भी एंजाइम एक्शन क्या होगी, मुतासिर होगी, कम और ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम का मतलब यह है कि मिकदार। सबस्ट्रेट आपको पता है कि वो चीज जिस पर एंजाइम एक्शन करे तो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। एंजाइम एक्शन सबस्ट्रेट के मिकदार बढ़ाने से क्या हो जाता है, वो लाजमी तौर पर मुतासिर होगा। लाजमी तौर पर एंजाइम एक्शन डिपेंड अपॉन एंड दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन दी क्या है, एंजाइम present in reaction. If the amount of enzyme is double, then the enzymatic activity will also be double. ठीक है ना। यानी रिएक्शन रेट by increasing the enzyme molecule, more active site will convert the substrate molecule into product. After a certain limit, the rate of reaction will be. तो मतलब ये है कि concentration of substrate का मतलब ये है कि भाई अगर एंजाइम एक्शन, अगर सबस्ट्रेट का मिकदार कम किया जाए तो फिर एंजाइम एक्शन डिफरेंटली ज्यादा होगा। इब्तिदाई तौर पर जब डबल किया जाता है तो एंजाइम एक्शन भी डबल हो जाता है, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर रेट ऑफ एंजाइम क्या हो जाता है, मुतासिर होता है। ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की मिकदार, एंजाइम की मिकदार अगर एक खास रिएक्शन में एंजाइम 5 एंजाइम एक रिएक्शन सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, आपने 10 किए तो एंजाइमेटिक एक्शन विल भी डिफरेंटली डबल होगा। लेकिन जब एंजाइम की मिकदार कम होगी तो लाजमी तौर पर वहां पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी मुतासिर होगी।
कोफैक्टर कोएंजाइम, इसके मुताबिक आप जानते हैं कि जब प्रोटीनियस पार्ट के साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट अटैच है लूजली या टाइट, तो फिर हम उसको कोफैक्टर और कोएंजाइम कहते हैं। इसके लिए आप मेरे वीडियो को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। तो लाजमी तौर पर ये कोएंजाइम, अगर एंजाइम के साथ कोएंजाइम मौजूद हो तो लाजमी तौर पर आपको पता है कि NAD एंजाइम का ये पार्टनर है, यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्शन इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जिस एंजाइम के साथ कोएंजाइम मौजूद ना हो, NAD या FAD विटामिन बी कम्प्लेक्स की तरह, तो फिर क्या होगी, एंजाइम एक्शन क्या होगी, डेफिनेटली डिक्रीज होगी। रेज में जितनी भी रेज है, आपके साथ एक्स रेज है, आपके साथ अल्फा रेज है, आपके साथ बीटा रेज है, आपके साथ गेमा रेज है, आपके साथ इंफ्रारेड रेज है, आपके साथ अल्ट्रावायलेट रेज है, ये सारे आपके साथ रेज है। इसकी मौजूदगी में एंजाइम डिफरेंटली क्या है, एंजाइम डिफरेंटली इसकी रिएक्शन मुतासिर होगी, न कि आपको न कि अगर ये मौजूद ना हो तो डिफरेंट एंजाइम एक्शन तेज होगा। आखिर में टेम्परेचर के बढ़ने से एंजाइम एक्शन बढ़ जाता है, कम करने से एंजाइम एक्शन कम हो जाता है। सेफ्टी के रीजन पीएच, अगर एंजाइम बेस्ट पीएच एंजाइम के लिए 8 और 9 के दरमियान है। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एक हद तक एंजाइम की सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ने से एंजाइम एक्शन बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप उस लिमिट को भी क्रॉस करें तो फिर एंजाइम एक्शन मुतासर होगा। इसी तरह एंजाइम कंसंट्रेशन के भी यही तरीका है कि अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो लाजमी तौर पर रेट ऑफ एंजाइम डबल होगा। इसी तरह कोफैक्टर या कोएंजाइम की मौजूदगी में एंजाइम एक्शन ज्यादा होगा और इसके एब्सेंस में एंजाइम एक्शन कम होगा। इसी तरह रेस की मौजूदगी में एंजाइम एक्टिविटी या एंजाइम एक्शन रिड्यूस होगी, कम होगी, और इसके गैर मौजूदगी में एंजाइम एक्शन तेज होगी। तो ये इसके क्या है, इसका खुलासा है। तो जी आई थिंक मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए मैं मुख्तसर वीडियो बनाऊं ताकि आपकी भी टाइम वेस्ट ना हो। बहरहाल फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसी चैप्टर का ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इनहिबिटर। जी इनहिबिटर, इनहिबिटर किसे कहते हैं? इनहिबिटर वो केमिकल है जो एंजाइम के एक्टिव साइट को टेम्परेरी या परमानेंटली ब्लॉक करे, तो फिर उस केमिकल को हम कहते हैं इनहिबिटर। आपको मैं यहां पर समझाता हूं। ये मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट। अब अगर इस एक्टिव साइट के साथ कोई केमिकल इस एक्टिव साइट के बेंडिंग या और कैटालाइटिक साइट को, ऑलरेडी मैं स्ट्रक्चर पढ़ चुका हूं, वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप इसके लिए वीडियो देख सकते हैं जी। तो एक्टिव साइट को अगर कोई केमिकल ब्लॉक करे परमानेंट या टेम्परेरी तौर पर, तो एंजाइम प्रोडक्ट बनाने से क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो फिर उस केमिकल को हम क्या कहते हैं कि दिस इज क्या, इनहिबिटर। ठीक है ना, क्लियर? अब वो कौन कौन से इनहिबिटर है मैं आपके सामने मैं जरा उसके नाम बताऊं। एक है DDT, दूसरा है एंटीबायोटिक, तीसरी एग्जांपल है एंटीबॉडी, चौथा एग्जांपल है हीवी मेटल में आपके साथ जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सारे हीवी मेटल में आते हैं। और इंसेक्टिसाइड यानी कीड़े मार स्प्रे जो है वो, और इसी तरह साइनाइड जो जहर है, साइनाइड वो है। तो ये सारे केमिकल है। अब जी टेम्परेरी और परमानेंट ब्लॉक के बेस पर इनहिबिटर को फिर दो पार्ट में तकसीम किया गया है जी। मैं इसको यहाँ पर, ये आपके सामने सारे एग्जाम्पल है, वो इनहिबिटर है जो एक्टिविटी को ब्लॉक करती है। बहुत इसके अलावा और भी है। ये एक को कहते हैं इररिवर्सिबल इनहिबिटर,
और दूसरे को कहते हैं रिवर्सेबल इनहेबिटर। जी, इरिवर्सिबल का मतलब है कि वापस न आने वाला। इर का क्या मतलब है कि ये परमानेंट ब्लॉक है, यानी वो केमिकल जो एंजाइम के एक्टिव साइट को परमानेंटली ब्लॉक करे, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। उसकी एग्जांपल में वो क्या है, डीडीटी है, एंटीबायोटिक है, एंटीबॉडी है, ठीक है ना, साइनाइड है। ये सारी क्या है आपके साथ, साइनाइड सी से लिखा जाता है, सॉरी साइनाइड सी। तो साइनाइड है, ये सारी वो केमिकल है, वो इनहिबिटर है जो कि एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक करते हैं एक्टिव साइट को। जबकि टेम्परेरी तौर पर वो केमिकल जो टेम्परेरी तौर पर एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक करे, तो फिर हम उस एंजाइम को, उस इनहिबिटर को कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर। मतलब यह है कि इसको हम बेक कर सकते हैं जी। तो इसमें आपके साथ ये इंसेक्टिसाइड और हेवी मेटल है, हेवी मेटल इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीजें। रिवर्सिबल में फिर दो चीजें हैं, एक है कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर और दूसरे में है नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर जी। कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर उस इनहिबिटर को कहते हैं कि जो कि एक्टिव साइट के साथ बेंड तो हो जाता है, टेम्परेरी इसको ब्लॉक करते हैं, लेकिन इसके साथ वो कंपटीशन शुरू करती है इस ब्लॉक में। जब कंपटीशन वो करते हैं, ठीक है ना, तो इस कंपटीशन को, इस मुकाबले को कि भाई आपने काम नहीं करना है, आपने प्रोडक्ट नहीं करना है, आपने कैटालाइटिक एक्टिविटी नहीं करनी है, आपने कैटालाइटिक रिएक्शन नहीं करनी है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर। और इसके एग्जांपल में सल्फोनाइट, सल्फोनाइट, ठीक है, सल्फोनाइट, NaMOID, सॉरी जी। नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है ना, ये इरिवर्सिबल का वो इनहिबिटर है जो कि स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी नहीं हो with substrate and therefore do not complete with substrate for the active side effect। तो ये क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव में इसकी चूंकि स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होती है एक्टिव साइट के साथ, तो एंजाइम तो समझता है कि ये तो कोई सबस्ट्रेट है, जबकि इसमें क्या है, स्ट्रक्चर सिमिलरिटी नहीं होती सबस्ट्रेट के साथ, इसलिए एंजाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इसमें हेवी मेटल और इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीजें हैं। ये यहां पर आप फिर देखिए, वो रिवर्सिबल इनहिबिटर जो कि सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चर सिमिलरिटी के बेस पर एक्टिव साइट एंजाइम सबस्ट्रेट समझकर उसके साथ मुकाबला करते हैं, तो उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर सल्फोनामाइड। जबकि नॉन, इसकी चूंकि किसी भी सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चर सिमिलरिटी नहीं है, एंजाइम जितने सबस्ट्रेट के साथ एक्शन करते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, तो इस बिना पर इसके साथ एंजाइम एक्टिव साइट के साथ जैसे ही हेवी मेटल या इंसेक्टिसाइड अटैच हो जाए, एंजाइम उसके साथ कंपटीशन नहीं करती, टेम्परेरी ब्लॉक हो जाती है, तो फिर इसको हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आखिर में एक छोटा सी बात जी, फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन जी। फीडबैक इनहिबिशन किसे कहते हैं, यानी वो इनहिबिटर, यानी
एंजाइम अपने एक्शन को उस वक्त स्टॉप करेगा जबकि एंजाइम एक्टिविटी एक खास स्टेज पर पहुंचकर बहुत ज्यादा या बहुत सारा काफी सारा प्रोडक्ट को एकमुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना? यानी जब एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ इतना काम करे कि वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाए, तब जाकर एंजाइम को किसी मैकेनिज्म के जरिए किसी तरह से वो एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्शन रुक जाए, तो उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ये बात याद रखिए कि ये लॉक एंड की मॉडल में एक पॉइंट गुजरी है कि वो क्या है, रेगुलेटरी नहीं है। इसमें रेगुलेटरी एंजाइम नहीं है। रेगुलेटरी एंजाइम नहीं का क्या मतलब है कि इसमें ये मैकेनिज्म नहीं है कि भाई अब रुकना है कि नहीं रुकना है। लेकिन जो एंजाइम रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं वो उन एंजाइम में ये मैकेनिज्म होता है कि वो एक खास हद तक काम करने के बाद रुक जाते हैं अपनी एक्टिविटी, एंजाइम एक्शन को स्टॉप कर लेते हैं, तो फिर हम उस फीडबैक मैकेनिज्म को कहते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म। वो एंजाइम इंड्यूस्ड पेट हाइपोथेसिस में सारे वहां भी ये डिस्कशन हो चुकी है कि ये रेगुलेटरी एंजाइम के लिए है। बाज एंजाइम नॉन रेगुलेटरी है, वो नहीं, उसको पता नहीं चलता कि कितना प्रोडक्ट बनाए, वो बस कैटालाइटिक एक्शन 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 करते रहते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम जो रेगुलेटरी होते हैं वो एक खास हद तक एक्शन करने के बाद अपने एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं, तो उस मैकेनिज्म को कहते हैं जिसके जरिए वो स्टॉप करते हैं, उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ एंजाइम के चैप्टर में आप लोगों के लिए मैंने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर एंजाइम के हवाले से थोड़ी बहुत आपकी कंफ्यूजन है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें और लाजमी तौर पर शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। कभी भी माफ़ करें, इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है। इब्तिदाई तौर पर एक प्रैक्टिस के तौर पर हमने शुरू किया है और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आपको ये लेक्चर आसान लगेंगे। कोशिश करता हूँ कि आपको इंतहाई बेस्ट तरीके से पढ़ाऊँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए। वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि भाई आपको डेली बेस पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जो टॉपिक मैं चूँकि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ तो वहाँ पर जो भी पढ़ाता हूँ यहाँ पर फिर उसको रिपीट करता हूँ। इंशाल्लाह कमी बेशी नहीं होगी, अगर कहीं पर हो तो मादरत ख्वाह हूँ। इंशाल्लाह रिकरेक्शन मैं लाजमी तौर पर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।